एन एजेंट। यदि अपन ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट की बात करें तो सर ऑलमोस्ट अराउंड 9 ड्यूटीज अपने को पढ़नी है। हो सकता है मॉड्यूल से एक आध ज्यादा ही हो इसमें, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द ड्यूटीज। एक बार पहले सरफेसी तौर पे पॉइंटर्स देख लेते हैं, उसके बाद में डिटेल्स में जाएंगे। पहला पॉइंट है ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और कस्टम्स। यदि आपके प्रिंसिपल ने एज एन एजेंट आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और आपने उस एजेंसी का हिस्सा होने स्वीकार किया, यानी आप एजेंट बनना स्वीकार किया प्रिंसिपल के, तो इट इज योर ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल। ये आपको मानने चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। और या फिर इसके अलावा कई बार कुछ बिजनेसेस में कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती हैं। कई बार कुछ बिजनेसेस में कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती है कि किसी काम को करना है तो वो उस पर्टिकुलर तरीके से ही किया जाएगा। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द एजेंट टू फॉलो दोज कस्टमरी प्रैक्टिसेस। तो समझ में आ गया, या तो इंस्ट्रक्शंस और कस्टमरी प्रैक्टिसेस दोनों फॉलो करने की ड्यूटी है। गॉट द पॉइंट फर्स्ट? यस सर। सेकंड पॉइंट, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल। भाई प्रिंसिपल ने जो भी आपको काम एज एन एजेंट दिया है उसको पूरा करने में आपको रीजनेबल केयर या फिर स्किल एक्सरसाइज करनी है, ये आपकी ड्यूटी है। नेग्लिजेंटली उस काम को पूरा नहीं करना है। नेग्लिजेंटली उस काम को पूरा करना यदि किया तो आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, यू कैन बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। तो ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल। नेक्स्ट, ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। सर प्रिंसिपल के बिहाफ पे आप कुछ खरीद फरोख्त करते हैं, बेचान करते हैं, खरीदारी करते हैं, ठीक है। इट इज योर ड्यूटी कि जो भी सही सही अकाउंट्स हैं वो अपने प्रिंसिपल को बताएं, ठीक है। उसमें बीच में घपला ना करें, उसमें बीच में आनाकानी न करें बताने में, ठीक है। ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। यदि आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कि किस तरीके से पूरी करी जाए, तो इट इज योर ड्यूटी कि आप प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करके उससे गाइडेंस ले लेवें कि या इंस्ट्रक्शंस ले लेवें कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। यदि आपने ये काम कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, प्रिंसिपल से संपर्क हो गया और उसकी गाइडेंस ले ली, वेरी नाइस सर। लेकिन कई बार प्रिंसिपल से संपर्क हो ही नहीं पाता है, तो वहां अपन ने पढ़ा था ना, एजेंट बाय नेसेसिटी या एजेंसी इन इमरजेंसी। फिर वो वाले पॉइंट्स लगने लग जाएंगे जहां पर प्रिंसिपल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पहले तो इमरजेंसी या नेसेसिटी के केस में या नॉर्मल केस में भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इट इज वन ऑफ योर ड्यूटीज कि आप उससे संपर्क करें, क्या नाम है प्रिंसिपल से एज एन एजेंट। नहीं हो पा रहा है तो फिर इधर तो आप अपने हिसाब से डिसीजंस ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट। सर अपने नाम से जब आप प्रिंसिपल एजेंसी का काम कर रहे हैं, अपने नाम से डीलिंग नहीं करनी है। न ही कोई माल बाजार से खरीद के लाने का है तो यहाँ खुद ही सप्लाई कर देने का अपनी तरफ से खरीद के, ना ही ये सब नहीं चलेगा। ये मतलब एक तरीके से क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा एजेंसी का और मतलब पर्सनल प्रॉफिट्स कमाने का। तो अपने नाम से कभी नहीं खरीदना बेचना है, अपने नाम से डील नहीं करना है, नंबर वन। नंबर टू कि सर खुद के नाम से कुछ सप्लाई नहीं करना है, ये बिकॉज ऑफ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। डिटेल्स पढ़ेंगे अपन। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। माल बिका है 1 लाख का, जो प्रिंसिपल ने आपको बेचने को दिया, 80,000 का बिका हुआ बता के उस पर सीक्रेट प्रॉफिट्स कमा लिया आपने। या फिर प्रिंसिपल ने आपको कोई माल खरीदने का बोला था, माल खरीदा तो है 80,000 का और बताया है कि सर मैंने माल 1 लाख रुपए का खरीदा, 20 में 20,000 रुपए सीक्रेट प्रॉफिट बना लिए। सर ये नहीं करने का है, ठीक है। खरीदते हुए बेचते हुए या फिर सर अपना ही माल नहीं टिका देना, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। 7, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। कल अपन ने पढ़ा था ना सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट। यस, मेरे पास में आप लोगों का रिटन वर्क आ क्यों नहीं रहा है भाई? मेरे पास में आप लोगों का रिटन वर्क नहीं आ रहा है,
तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो कृपया रिटर्न वर्क, कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट, जो मेन मेन पॉइंटर्स हैं वो लिखने के लिए रहे। ठीक है, तो अम, उनको करो यार। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट सर, वैसे तो प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया है तो एजेंट को सब एजेंट नहीं बना सकता है। इट इज इज ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट फर्दर डेलीगेट। कल अपन ने पढ़ी थी ना लैटिन मैक्सिम डेलीगेयर, एक डेलीगेट जिसको डेलीगेट किया गया है वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता है, वही मैक्सिम। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। जो भी प्रिंसिपल के बिहाफ पे अमाउंट रिसीव किया है वो उसकी ड्यूटी है कि उसमें से वो प्रिंसिपल को दे। हाँ, लेकिन इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स होते हैं, उसका कोई कमीशन है तो वो काट सकता है नहीं, ये पॉइंटर्स में देखेंगे। फिर आगे प्रिंसिपल को पेमेंट करना है। ड्यूटी नॉट टू यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग दी एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल। सर, जब आप कोई काम धंधा करते हैं, किसी के एजेंट बनते हैं, तो आपको एजेंट प्रिंसिपल की अंदरूनी कुछ बातें पता पड़ती हैं। तो सर, आप ये आपकी ड्यूटी है कि आप प्रिंसिपल के खिलाफ उस अंदरूनी इंफॉर्मेशन का दुरुपयोग न करें। तो ये 9 ड्यूटीज अपने को पढ़नी है। आइए एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग देम। मीत बाबा, पहला पॉइंट पढ़ो। मीत। Yes. Yes. Duty to follow instructions or customs. Section 211. An agent is bound to conduct the business of his principal according to the direction given by the principal, or in the absence of any such directions, according to the customs which prevail in doing business of the same kind at the place where the agent conducts such business. ठीक है, तो या तो इंस्ट्रक्शंस मिले तो वो फॉलो करो, इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले तो जिस जगह पे एजेंसी है हर जगह के अपनी कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती हैं, फिर उनको फॉलो करो। सेकंड पॉइंट। When the agent acts otherwise and any loss is sustained by the principal, agent must indemnify principal, and if any profit accrues, he must account for it. ठीक है, जब एजेंट ने या तो प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए या फिर उसने कस्टमरी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करी, तो फिर ही इज एक्टिंग अदरवाइज। ठीक है, वो गलत मतलब दूसरे तरीके से एक्ट कर रहा है, ऊपर बताए गए तरीके से एक्ट नहीं कर रहा है, और उस कारण यदि प्रिंस दो बातें हो सकती हैं, या तो प्रिंसिपल को कोई प्रॉफिट हो जाए या फिर प्रिंसिपल को कोई लॉस हो जाए। यदि एजेंट ने अदरवाइज काम किया है, उसके कारण प्रिंसिपल को कुछ लॉस हो जाता है, इफ एनी लॉस इज सस्टेन्ड बाय द प्रिंसिपल, क्योंकि एजेंट ने इन उपरोक्त बात को फॉलो नहीं किया, द एजेंट मस्ट इंडेमनिफाई दी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इंडेमनिफाई करेगा, ही विल मेक गुड हिज लॉसेस। एंड इफ एनी प्रॉफिट अक्रूज, और उसके अलग तरीके से काम करने के कारण कोई प्रॉफिट हुआ है, तो वो उसे ही मस्ट अकाउंट फॉर इट, दैट मीन्स उसको वो प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। ठीक है, एजेंट की तो दोनों ही तरीके से मट्टी पल्ली तो हो रही है, प्रॉफिट एक्स्ट्रा आ गया तो भी वो प्रिंसिपल को देना पड़ेगा, और लॉस आ गया तो वो इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए। ठीक है, या फिर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हैं तो जो उस जगह की कस्टमरी प्रैक्टिस है उस पर्टिकुलर काम को लेके वो फॉलो किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ भाई। A, an agent, is engaged for managing business of B, in which it is a custom to invest money at hand for interest. If A omits to make such investment, he must indemnify B for the losses, that is, for the interest B would have obtained for such investment. ठीक है, जो भी खाली पैसा होता था उस एजेंसी बिजनेस में, उसकी कस्टमरी प्रैक्टिस थी कि उसको इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाता था, जबकि एजेंट ने नहीं किया, तो जो भी इंटरेस्ट लॉस हुआ उसके लिए प्रिंसिपल को इंडेमनिफाई करेगा। ठीक है जी। मीत कुछ लिख रहा है? नहीं सर, ये लिख रहा था, नोट्स बना रहा था। ठीक है, ओके। हाँ, वही बोल रहा हूँ, लिख रहा है तो रुकूं, नहीं तो आगे पढ़। लिखा लिखा हाँ। B, a broker in whose business it is not the custom to sell on credit, sells goods of A on credit to C. C becomes insolvent before payment. B will indemnify A for the losses. जिस धंधे में एजेंट था उसमें कस्टमरी प्रैक्टिस नहीं थी टू सेल ऑन क्रेडिट, यानी कि कैश धंधा था वो, उसमें कभी भी उधार पे माल नहीं बेचा जाता था, जबकि एजेंट ने उधार पे माल बेच दिया, कस्टमरी प्रैक्टिस फॉलो नहीं करी। ठीक है,
जो परचेजर था वो पेमेंट करने से पहले इंसॉल्वेंट हो गया। सर लॉस हुआ है, आपने कस्टमरी प्रैक्टिस फॉलो नहीं की है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए, तो एजेंट जैसे आपको प्रिंसिपल को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। बात समझ गए? ठीक है, पहली ड्यूटी क्लियर, ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और कस्टम्स। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सर इंस्ट्रक्शंस या कस्टम्स फॉलो नहीं किए, उस कारण प्रॉफिट हो रहा है तो वो सब तो प्रिंसिपल को जाएगा, और यदि लॉस हो रहा है तो आप एजेंट जैसे प्रिंसिपल को इंडेमनिफाई करेंगे अपनी हरकतों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल। पढ़ भाई मीत। The agent is always bound to act with reasonable diligence and to use such skill as he possesses. He must display as much skill and diligence as is expected from persons engaged in similar business, unless want of skill was known to the principal. देखो पॉइंट क्या बोल रहा है, हमेशा उसको एक रीजनेबल डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस मतलब समझते हो कि सर पूरा मतलब देखभाल के पता करके ही कोई काम किया जाता है। ठीक है, तो एजेंट को हमेशा एक रीजनेबल केयर के साथ में काम करना है, और ऐसी स्किल्स, ठीक है, जो कि उस धंधे में काम आने वाली है वो उसके पास होनी चाहिए। ही मस्ट डिस्प्ले एज मच स्किल्स एंड डिलीजेंस एज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पर्संस एंगेज्ड इन अ सिमिलर बिजनेस। सिमिलर बिजनेस में सर यदि किसी आदमी के पास में वो उस धंधे को करने के लायक कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो होनी चाहिए उसके पास में, अनलेस वांट ऑफ स्किल वाज नोन टू द प्रिंसिपल। सर यदि प्रिंसिपल को पता था कि एजेंट के पास में वो स्किल्स नहीं है, जो कि जो भी एजेंसी का धंधा इसको सौंप रहा है करने के लिए वो नहीं है, फिर भी प्रिंसिपल ने उसको सौंपा, तो फिर अब ये पॉइंट लागू नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल को पता था कि एजेंट के पास वो स्किल्स नहीं है, फिर भी उसको काम सौंपा, तो फिर अब ये लास्ट लाइन लागू नहीं होगी। लेकिन यदि प्रिंसिपल को पता नहीं था और एजेंट को उसने कुछ पर्टिकुलर ऐसा काम सौंपा है जैसे कि बिल्डिंग के नक्शे बनाने का, ठीक है, अब बिल्डिंग के नक्शे बनाने का काम सौंपा है, तो सर इसके पास में आर्किटेक्ट वाली स्किल्स होनी चाहिए या नहीं चाहिए? तो सर ये एजेंसी का काम ले रहा है तो इसको देखना, इसके पास में वो आर्किटेक्चरल स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, सो एजेंट इज ऑलवेज बाउंड टू एक्ट विद रीजनेबल डिलीजेंट एंड यूज सच स्किल्स। He must display as much skills and diligence as is expected from persons engaged in similar business, unless the want of skill was known to the principal। प्रिंसिपल को पता था कि इसके पास में स्किल नहीं है, तो भी उसको काम दिया, तो फिर ये लास्ट पॉइंट लागू नहीं होगा। सेकंड पॉइंट The agent fails to show reasonable care and skills, then he is liable to compensate the principal in respect of direct consequences of his own neglect, want of skill or misconduct, but not in respect of loss of damage, which are indirectly or remotely caused by such neglect, want of skill or misconduct. देखो यदि एजेंट ने अपना काम ढंग से नहीं किया है, उसने प्रॉपर केयर, रीजनेबल केयर नहीं ली है, और स्किल्स एक्सरसाइज नहीं की है, तो फिर उसके कारण प्रिंसिपल को नुकसान हुआ। ठीक है सर, देन ही इज लायबल टू कंपनसेट द प्रिंसिपल। देखो अब उसके कारण दो तरीके के नुकसान हो सकते हैं। अपन ने पढ़ा है ना, ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर पढ़ा है हमने। ऑर्डिनरी डैमेज क्या होते हैं कि सर जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होते हैं किसी काम को नहीं करने के, और स्पेशल डैमेज सर किसी काम को नहीं करने के इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो सर एजेंट ने यदि अपना काम रीजनेबल स्किल के साथ में नहीं किया है, तो वो इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल को ये भरपाई करने के लिए इनके लिए नहीं होगा। स्पेशल डैमेजेस के लिए नहीं होगा, ऑर्डिनरी डैमेजेस को उसको भरपाई करनी पड़ेगी, इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोग को? पूंजी, नमित, महक, यश, यस, कावरा जी। महक, कावरा इतने लेट कैसे आए? सर आग लग गई सर, 1 घंटा और सर। नमित बाबा, तबीयत कैसी है तेरी? हाँ सर, ठीक हो गया मैम। ठीक हो गया तो टाइम पे आएगा अब से, ठीक है? मस्ती मूड से बाहर आ जा। सर ज्वाइन नहीं हो रहा था, सॉरी सर। ज्वाइन नहीं हो रहा था, कोई तो ग्लिच आ रहा था। अच्छा, ठीक है, चलो आ जाओ। सो वापस देख लो एक बार, सर जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ना,
जो उसकी खुद की नेग्लेक्टिंग के लिए उसने प्रॉपर रीजनेबल केयर के बिना काम कर दिया, उसकी जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है उसके लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल होएगा, चाहे वो नेग्लेक्ट था, चाहे मिसकंडक्ट था, चाहे वांट ऑफ स्किल नहीं थी, उसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के लिए वो रहेगा, बट नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और डैमेज विच आर इनडायरेक्टली और रिमोटली कॉज्ड बाय सच नेग्लेक्ट, वांट ऑफ स्किल और मिसकंडक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट रिजल्ट्स के लिए नहीं रहेगा। मान लो एक बार एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसमें कवर हो जाता है तो ठीक है, आओ भाई पढ़ भाई एग्जाम्पल, पांच एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सारे पढ़ेंगे क्योंकि एक एक इंपॉर्टेंट है। पढ़ भाई। A merchant in Kolkata has an agent B in London to whom a sum of money is paid on A's account with order to remit. B retains the money for the considerable time. A, in consequence of not receiving the money, becomes insolvent. B is liable for the money and interest from the day on which it ought to have been paid, according to the usual rate and for the further direct loss. Example, by variation of rate of exchange, but not further. देखो भाई, ए नाम का एक मर्चेंट है, वो कोलकाता में बैठा था, और बी नाम का उसका एक एजेंट है जो लंदन में बैठता था, एजेंट लंदन में काम करता था। ठीक है, बी ने कुछ पैसा रिसीव किया ए के अकाउंट पे, यानी कि ए को रिप्रेजेंट करते हुए। ठीक है, और ऑर्डर दिया गया कि इसको रेमिट करो भाई, भारत भेजो, मेरे को ये पैसे की जरूरत है। बी ने वो पैसा भारत नहीं भेज के थोड़े टाइम खुद के पास में ही रख लिया, थोड़े अच्छे टाइम के लिए खुद के पास में रख लिया। अब जब ए को वापस पैसा नहीं मिला तो वो क्या हो गया, ओवर द टाइम इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो अब जो एजेंट है वो किस हद तक लायबल है कि सर इस काम को प्रॉपरली नहीं करने का जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है उसके लिए लायबल है। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, सर पैसे भेजने के साथ में इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। इसके लिए तो वो एजेंट बी जो लंदन में बैठा है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। लेकिन सर इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया कि सर जो प्रिंसिपल था वो साथ का साथ इंसॉल्वेंट भी हो गया, इसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, पैसा भेजने में उसने लेट कर दिया इसलिए। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो आइए और भी डायरेक्ट लॉस क्या हो सकता है, क्योंकि लंदन में पैसा विदेशी करेंसी में मिला था, तो थोड़े टाइम बाद भेजा तो फ्लक्चुएशंस होते हैं, करेंसी रेट्स में होते हैं ना यार फ्लक्चुएशंस, तो उसके कारण कोई लॉस हो गया, क्योंकि जिस दिन भेजना था और जिस दिन पैसा भेजा उसमें इंडियन करेंसी, मान लो उस पर्टिकुलर डॉलर या पाउंड में जो भी थी वो 3% और डेप्रिसिएट हो गई इंडियन करेंसी। ठीक है, कम पैसा, सर वो पूरा कर देगा क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। बट इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, इंसॉल्वेंसी के लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, बट नॉट फर्दर। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ गई। A, an agent for the sale of goods having authority to sell on credit, sells to B on credit without making the proper and usual inquiries as to the solvency of B. B at the time of such sale is insolvent. A must compensate principal for loss sustained by him. भाई एजेंट ने माल बेचने के लिए लिया था, तो उसने बिना प्रॉपर रीजनेबल केयर के, इंक्वायरी के, डिलीजेंस के माल ऐसे आदमी को बेच दिया जो पहले से ही इंसॉल्वेंसी के लिए वो हो रखा था। तो सर उसने अपना काम ढंग से नहीं किया, नेग्लिजेंटली किया, मिसकंडक्ट किया एजेंट ने, तो सर उस पूरे माल के लिए जो भी लॉस हुआ है वो सब प्रिंसिपल को एजेंट देगा। ठीक है, क्योंकि उसने अपना काम रीजनेबल केयर से नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जांपल। A, an insurance broker employed by B to effect on insurance on a ship, omits to see that the usual clauses are inserted in the policy. The ship is afterwards lost in consequence of the omission. Nothing can be recovered from the underwriters. A is bound to make good the losses to B. देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या बोलता है कि सर एक इंश्योरेंस ब्रोकर है, उसको बी ने एम्प्लॉय किया ए को, यानी बी हो गया प्रिंसिपल, ए हो गया एजेंट। ठीक है, कि मुझे मेरे एक शिप के लिए इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है सर, तो इंश्योरेंस ब्रोकर्स के थ्रू ही जनरली खरीदा जाता है। ठीक है, तो अब ही उस इंश्योरेंस ब्रोकर ने एजेंट जैसे ही ओमिट्स टू सी कि जो पॉलिसी इशू करवाई जा रही है उसने उसमें देखा नहीं, छोड़ दिया, उसकी ड्यूटी थी देखना, उसने देखा नहीं कि सर बहुत ही यूजुअल क्लॉजेस जो होते हैं ना पॉलिसी में वो इंसर्ट किए जाएं कि सर ऐसा होएगा तो शिप को कोई नुकसान होएगा, ऐसी दो चार पॉलिसीज में वो क्लॉजेस ही डालना थे या नहीं थे उसने चेक ही नहीं किए।
जबकि ये इस पे भरोसा कर रहा है, ठीक है, एजेंसी बिजनेस के लिए, ठीक है। शिप इज आफ्टरवर्ड्स लॉस्ट, शिप गुम गया। सर, अब वो इंश्योरेंस कंपनी से मांगा गया पैसा, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला इसमें तो ऐसा क्लॉज ही नहीं है, ओमिट कर दिया गया है, नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दी अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी जिन्होंने इशू की है। सो ए इज बाउंड टू मेक गुड द लॉस टू बी। देखो खुद पे क्या आया, प्रॉपर उसने नेग्लिजेंटली काम किया, प्रॉपर रीजनेबल केयर के साथ काम नहीं किया। सो ए इज बाउंड टू मेक गुड द लॉस टू बी। बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, ठीक है। लास्ट, सेकंड लास्ट एग्जांपल पढ़ गई। A merchant in England directs B, his agent at Mumbai, who accepts the agency to send him 100 bales of cotton by a certain ship. B, having it in his power to send the cotton, omits to do so. The ship arrives safely in England. Soon after the arrival, the price of cotton rises. B is bound to make good to aid the profit which he might have made by the 100 bales of cotton at the time the ship arrived, but not any profit he might have made by subsequent rise. देखो, एक शिप आ रहा था, उसमें प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला मेरे को कॉटन का इतनी क्वांटिटी बेच, ठीक है। तो उसकी पावर थी एजेंट की, वो भेज सकता था, लेकिन उसने नहीं भेजा। फिर जब शिप आया ना अपने डेस्टिनेशन पे, तो उसके बिल्कुल इमीडिएटली बाद कॉटन की प्राइसेस बढ़ गई। तो सर अब प्रिंसिपल ने एजेंट से क्या वसूल सकता है? सर जो उसकी इस बेवकूफी के कारण उसको लॉस का, इमीडिएट लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ, वो वसूल सकता है। ऐसा नहीं कि एक 6 महीने बाद में और बढ़ गई तो वो 6 महीने बाद वाली प्राइसेस नहीं, इमीडिएट जो लॉस हो रहा है प्रॉफिट का, बढ़ी हुई प्राइसेस का, वो जरूर वसूल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट। Where a lawyer proceeds under a wrong section and thereby the case is lost, he is liable for the loss. देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जहां पर एक लॉयर, लॉयर को आपने अपना केस फाइट करने के लिए अपना एजेंट जैसे अपॉइंट किया है, वो लॉयर क्या है, प्रॉपर केयर लगा ही नहीं रहा है, गलत सेक्शंस में आगे बढ़ रहा है। गलत सेक्शंस में आगे बढ़ मतलब धाराएं लगती है ना किसी भी केस में कि सर सेक्शन ये लगे या सेक्शन ये लगे, ठीक है। तो गलत धाराओं के यूज के कारण वो केस खारिज हो गया, केस लॉस्ट हो गया। तो सर प्रॉपर केयर आपने नहीं एक्सरसाइज करी है, तो ही शैल बी लायबल फॉर दी लॉसेस, ठीक है। 2 पॉइंट कर लिए अपन ने ड्यूटीज के। ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और कस्टम्स, ठीक है। ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल। लेट्स कम टू द थर्ड वन, ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। आइए तीसरी करते हैं, पढ़ भाई। Duty to render proper accounts, section 213. An agent is bound to render proper accounts to his principal on demand. Rendering accounts does not mean showing the accounts, but the accounts supported by vouchers. ठीक है, Case law, Anand Prasad Vidwakanath. ये याद रखना, आनंद प्रसाद वर्सेस द्वारिका नाथ। द्वारिका नाथ कौन है रे? श्री कृष्ण को बोलते हैं ना। द्वारिका उनकी नगरी थी जो अभी गुजरात में कहीं पानी के अंदर समुद्र में डूबी हुई पड़ी है। तो ऐसे याद रखना, श्री कृष्ण की नगरी का केस है आनंद प्रसाद वर्सेस द्वारिका नाथ, ठीक है। द्वारिका जी के साथ में रहेंगे तो आनंद और प्रसाद दोनों मिलेगा तुम लोगों को। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन बना के याद किया करो, ठीक है। तो सर एजेंट की ड्यूटी होती है कि प्रिंसिपल को प्रॉपर अकाउंट्स देवे। प्रॉपर अकाउंट्स का ये मतलब जब भी वो डिमांड करे तब, ठीक है, जब भी प्रिंसिपल डिमांड करे तब। सर प्रॉपर अकाउंट्स का ये मतलब नहीं होता है कि आपने जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो प्रिंसिपल जब भी मांगे तब शो कर दे, ना 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 ना। प्रॉपर अकाउंट्स का मतलब ये होता है सर विच आर सपोर्टेड बाय वाउचर्स, यानी कि फर्जीवाड़े का जिसमें कोई स्कोप नहीं हो, आपने जो भी काम किया है उसके प्रूफ के साथ में, दोज आर प्रॉपर अकाउंट्स। ये नहीं कि मैंने अकाउंट्स नहीं रखे या अकाउंट जो रखे हैं मेरी मर्जी से जो भी फिगर का एंट्री था मैंने कर दिया, नहीं, उसका कोई पीछे बैक सपोर्ट होना चाहिए। दोज आर प्रॉपर अकाउंट्स। सो इट इज द ड्यूटी टू रेंडर दी प्रॉपर अकाउंट, जब भी मांगे तब देना, प्रॉपर सपोर्ट के साथ में देना है, ठीक है। नेक्स्ट, एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। Agent's duty to communicate with principal, section 214. In case of difficulty, an agent must use reasonable diligence in communicating with his principal and to obtain his instructions. ठीक है सर, जब कभी भी डिफिकल्टी फील हो
पहली ड्यूटी क्या है आपकी कि सर प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करो और उससे मार्गदर्शन ले लो, गाइडेंस ले लो, ठीक है। सो मस्ट रीजनेबल, एन एजेंट मस्ट यूज रीजनेबल डिलीजेंस इन कम्युनिकेटिंग विद दिस प्रिंसिपल एंड टू ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शंस। हर छोटी छोटी बात के लिए नहीं कि सर पंक्चर हो गया अब मैं क्या करा लूं, गाड़ी का टायर पंक्चर, अरे तू निकलवाएगा ही भाई, उसमें प्रिंसिपल को पूछने की कहाँ जरूरत है। रीजनेबल डिलीजेंस लगाओ, जहां जरूरी है वहां संपर्क करो, और ये ड्यूटी है कि किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो गाइडेंस लो उससे, एंड टू ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, नहीं संपर्क हो पा रहा है तो फिर एजेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी जैसे एक्ट करो। ठीक है, फिफ्थ पर ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, इंपॉर्टेंट है। क्या पता इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सब में से ही आ सकता है वैसे तो, पर क्या पता थोड़ा ज्यादा आ सकता है। पढ़ भाई। Agent should not deal on his own account without first obtaining the consent of the principal. देखो Otherwise, the principal will देखो यदि प्रिंसिपल ने कोई ट्रांजैक्शन करने का आपको दिया है एज एन एजेंट, यदि आप खुद के नाम पे डील करना चाहते हैं तो या तो आप पहले प्रिंसिपल से परमिशन ले लीजिए, उसको कोई एतराज नहीं है तो फिर आप कर लो, अपने नाम से डीलिंग कर लो, अपने नाम से माल सप्लाई कर दो, कोई दिक्कत। हाँ, न तो आपने इसको बताया, न इसकी परमिशन ली, बताया भी नहीं है, सीक्रेटली ऐसे इस तरीके से काम कर रहे हो, तो फिर क्या होएगा, एजेंट शुड नॉट डील ऑन हिज ओन अकाउंट विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। ऑब्टेन कर लिए तब तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज प्रिंसिपल क्या कर सकता है, दो चीजें कर सकता है। पढ़ भाई। the principal may repudiate the transaction, section 250, or claim from agent any benefit which may have resulted from transaction, section 216. ठीक है, तो प्रिंसिपल यदि बिना बताए चुपके चुपके चोरी चोरी आपने अपने ओन अकाउंट पे डील कर लिया और बाद में प्रिंसिपल को पता पड़ता है कि ऐसा कांड कर दिया है आपने, तो रेप्यूडिएट द ट्रांजैक्शन, द प्रिंसिपल में रेप्यूडिएट द ट्रांजैक्शन। रेप्यूडिएट मींस खत्म कर सकते हैं, ना 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 ना, आपने मेरे साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, आपने खुद ने उस चीज को सप्लाई कर दिया, पहले या तो मेरे से बात करते, तो वो ट्रांजैक्शन खत्म कर सकता है। और दूसरी बात क्या कर सकता है कि सर एजेंट ने उस ट्रांजैक्शन से जो भी बेनिफिट कमाया है वो क्लेम भी कर सकता है। इतना प्रॉफिट कमाया, ला चल प्रॉफिट वापस दे दे। क्योंकि सर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप होता है, देखो ये एक तरीके का फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब मैंने आपको क्या बताया हुआ है नमित, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप है, तभी तो प्रिंसिपल बाइंड होता है एजेंट किसी म्यूचुअल पार्टी के ट्रस्ट। साथ में। यस, एजेंट किसी थर्ड पार्टी के साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी इसके बिहाफ पे बना के आ जाए तो ये उससे बाइंड होना स्वीकार करता है, क्योंकि इस पे विश्वास है, इसलिए इसने उस विश्वास का दुरुपयोग किया है खुद के अकाउंट पे डील करके, तो फिर या तो ट्रांजैक्शन ही रेप्यूडिएट कर सकता है और या फिर प्रॉफिट्स भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ो भाई। A directs B to sell A's estate. B buys the estate for himself in the name of C. A, on discovering the sale, may repudiate the sale if he can show that B has dishonestly concealed any material fact, or that the sale has been disadvantageous to him. ए ने बी को, एजेंट को बोला कि मेरी ये जमीन बेच के आ, ठीक है, बी ने खुद ने खरीद ली, किसके नाम पे, दिखाया सी को, लेकिन खरीदी उसने खुद ने। बाद में जब ए को पता पड़ा कि आगे आगे कोई और पीछे खुद एजेंट, ही में रेप्यूडिएट द सेल इफ ही कैन शो दैट बी हैज डिसऑनेस्टली कंसील्ड एनी मटेरियल फैक्ट, कि सर प्रिंसिपल इस चीज ट्रांजैक्शन को रेप्यूडिएट कर सकता है यदि वो ये देख ले कि उसमें कोई जानकारी छुपाई गई है या फिर इस वजह से सेल डिसएडवांटेजेस है। सर बी ने सी को ही बिकवा दिया या खुद के नाम पे ही खरीद लिया, सर जितना प्राइस 10,000 रुपए उस चीज के मिल सकते थे 8,000 में ही खरीदवा दिया क्योंकि खुद खरीद रहा है पीछे बैठ के, तो सेल डिसएडवांटेजेस भी तो हो सकती है उसके लिए। तो सर इसमें से कोई भी केस है सर वो रेप्यूडिएट कर सकता है ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट। A directs B to sell A's estate. B, on looking over the estate before selling it, finds a mine on the estate which is unknown to A. B informs A that he wishes to buy the estate for himself, but conceals the discovery of the mine. A allows B to buy in ignorance of the existence of the mine.
A, on discovering that B knew of the mine at the time he bought the estate, may either repudiate or accept the sale at his option. It is a voidable contract. ठीक है, देखो, बोला मेरी जमीन बेच दे, तो एजेंट गया जमीन देखने के लिए, वहां उसको पता पड़ गया कि यहाँ पर तो यार खदान है जिसमें से खूब सारा माल मटेरियल निकल सकता है। ठीक है, खदानों में से निकलता है ना, कोयला से लेके इम्पोर्टेंट आयरन ओर्स एंड ये सब, तो उसको पता पड़ गया, लेकिन मालिक को पता नहीं है ये बात। तो बी ने कहा सर मैं खुद ही खरीद लूं क्या, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि क्यों खुद खरीद लूं। तो सर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का कत्ल हो गया यहाँ पर या नहीं हो गया? ये सर अधूरा काम किया कि सर मैं खुद खरीद रहा हूँ, बता रहा है अच्छा काम कर रहा है, लेकिन क्यों वो नहीं बता रहा है, यानी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मर्डर हो गया। तो तो ए ने कहा ठीक है मुझे तो वैसे ही बेचनी है, रीजनेबल जो भी प्राइस है अपन दोनों ही बैठ के बात कर लेते हैं। पर सर बताया नहीं गया, धोखे में रख के किया गया। सो ए ऑन डिस्कवरिंग दैट बी न्यू ऑफ द माइन एट द टाइम ही बॉट द एस्टेट में आइदर रेप्यूडिएट और एक्सेप्ट द सेल एट हिज ऑप्शन। वो या तो देखो कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है, वो चाहे तो उसके साथ में आगे कंटिन्यू कर जाए, चाहे तो वो खत्म कर दे। ठीक है, ये सब एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस, इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको, मॉड्यूल में भी है। नेक्स्ट, A directs B, his agent, to buy a certain house for him. B tells A it cannot be bought and buys the house for himself. A may, on discovering that B has bought the house, compel him to sell it to A at the price he gave for it. एक बड़े जोरदार एजेंट होने लग गए हैं आजकल मार्केट में कि सर मेरे को एक घर पसंद आया, मैंने नमित को बोला नमित जाके मेरे लिए वो घर खरीद के आ। नमित मेरे को बोलता है सर वो घर खरीदने लायक नहीं है, ना खरीदा जा सकता है, उसमें ये तकलीफ है, पीछे जाके खुद खरीद के आ जाता है। ठीक है, शाना है, डेढ़ शाना है। ठीक है, तो अब बाद में मुझे पता पड़ता है कि इसने फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का कत्ल कर दिया है। तो सर जिस प्राइस में नमित ने खरीदा है उस प्राइस में मैं नमित से खरीद सकता हूँ। जिस दिन मुझे पता पड़ेगा आई मे कंपेल नमित टू सेल मी फॉर द सेम प्राइस जिसमें नमित ने वो खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। बेचा 1 लाख का है, बता 80,000 रहे हो, 20,000 रुपए बीच में सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया, या फिर और भी कुछ बातें, आइए देखते हैं। Secret profit means an advantage obtained by the agent over and above his agreed remuneration, and which he would have not been able to make if he would have not been in the position of an agent. It is the duty of an agent not to make any secret profit in the business of agency. His relationship with the principal is of fiduciary nature, and this requires absolute good faith in the conduct of agency. ठीक है, सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब होता है जो आपका रेम्यूनरेशन या कमीशन के ऊपर आप उस ट्रांजैक्शन में, एजेंसी ट्रांजैक्शन में बना रहे हो, वो नहीं करना है। ठीक है, जो आप नहीं बना पाते यदि आप एजेंसी बिजनेस में नहीं, वो वैसा काम नहीं करना है क्योंकि ये विश्वास का कत्ल है। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। Duty not to delegate, Section 190. An agent cannot lawfully employ to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally, unless by the ordinary custom of trade from the nature of agency, a sub-agent must be employed. ठीक है सर, जब तक कि कस्टमरी प्रैक्टिस ही नहीं है उस धंधे की, या फिर आपने प्रिंसिपल से परमिशन ही नहीं ले ली है, ठीक है, या फिर उस काम का नेचर ही नहीं है कि वो बिना सब एजेंट अपॉइंट के हो ही नहीं सकता, तब तक सब एजेंट को अपॉइंट नहीं करना है क्योंकि वो गलत होगा। हाँ, इनमें से कुछ है तो फिर आप सब एजेंट अपॉइंट करो, अदरवाइज डेलीगेट, जिसको मैंने अपनी पावर्स और एजेंसी डेलीगेट की है वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता, सब एजेंट अपॉइंट नहीं हो सकते। ये टॉपिक तो अपन ने कल भी पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भाई। Agent's duty to pay sums received for principal, Section 218. Agent is bound to pay to his principal all sum received on his account after certain dedications allowed by the Act. कुछ उसको काट पीट करना, जो भी प्रिंसिपल के ब्याह पे मान लो 1 लाख रुपए मिला है उसमें से जो वो काट सकता है, जैसे अपना कमीशन काटना या फिर जैसे अपना कोई खर्चा हुआ है उसका काटना। जो एक्ट का मतलब क्या है कि सर जो ये अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो अलाउ, ये बड़ा ये है, एक्ट का मतलब लॉ, जो लॉ ने अलाउ कर रखा है वो काट के बाकी सारा पैसा उसको प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो उसने रिसीव किया है वो उसको देना है, पकड़ना है। लास्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंशियलिटी।
ड्यूटी नॉट टू यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल नहीं करना। ठीक है, ये बात ध्यान कीजिएगा। तो इसी के साथ में हमने सारी ड्यूटीज कर ली। अब अपन राइट्स चालू करते हैं। सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो भाई।